सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। आपको और आपके पूरे परिवार को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को मात्र 1 से 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। आपको बता दूं कि राजनीति जबरदस्त तरीके से गरमाई है बिहार के अंदर में। आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रही है और तीसरी पार्टी भी दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रही है। तो वही चल रहा है इस वक्त बिहार के अंदर में। आज हम बात करेंगे एनडीए के खेमे में क्या चल रहा है, महागठबंधन के खेमे में क्या चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से क्यों परेशान है महागठबंधन, और हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। क्या ये अगले केजरीवाल है? आप ही कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने मतदाता की फाइनल लिस्ट जाहिर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे फाइनल जो मतदाताओं की सूची है दोस्तों, उसमें 7 करोड़ 42 लाख लोगों का नाम डाल दिया गया है, जबकि 69 लाख लोगों का नाम काट दिया है, उड़ा दिया गया है फाइनल वोटर लिस्ट की सूची से। जिनके पास एक से अधिक वोटर कार्ड थे, जो परमानेंटली बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों के नागरिक बन चुके हैं, या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 2002 के बाद से दोस्तों एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने इसी साल करवाई थी बिहार के अंदर में। अब हम बात करते हैं दोस्तों एनडीए के खेमे में क्या चल रहा है। एनडीए के खेमे में सीट शेयरिंग, कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा ये तय हो चुका है, लेकिन कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट उतरेंगे, इस पे अभी डिसीजन होना, मुझे लग रहा है फाइनल होना बाकी है अभी। और 1 हफ्ते के अंदर में जैसे ही इलेक्शन कमीशन बिहार के चुनाव की डेट्स जारी कर देता है कि कब चुनाव होंगे बिहार के अंदर में, एनडीए मुझे लगता है सबसे पहले अपनी सीट शेयरिंग के आंकड़े पब्लिक के सामने रखेगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं चिराग पासवान की, तो एनडीए से मुझे लग रहा है कि भाई थोड़े बहुत नाराज चल रहे हैं, या फिर नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी हो सकती है, क्योंकि उनकी मांग थी कि वो 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जबकि मुझे लगता है कि एनडीए 20 से 25 सीटें ही उनको देंगी। पिछली बार वो अलग से लड़े थे दोस्तों 135 सीटों पे, जिसमें से एक भी सीटें नहीं जीत के आए थे। तो एनडीए के साथ में मुझे लग रहा है उनका रेशियो अच्छा है और उनके वोटर्स भी बड़े खुश है एनडीए के साथ में। वहीं अगर हम बात करें कि महागठबंधन में क्या चल रहा है, तो दोस्तों अचानक से न्यूज आ गई कि महागठबंधन ने इस बार डिसाइड किया कि अपने महागठबंधन के अंदर में कांग्रेस और राजद जो बड़े दल हैं, ये 2 बड़े दल थोड़ी थोड़ी सीटें सैक्रिफाइस करेंगी अपने दूसरे छोटे दलों के लिए, जैसे सीपीआई हो गया, सीपीआई माले हो गया, सीपीआई एम हो गया, या वीआईपी पार्टी हो गई। तो ऐसे पार्टियों के लिए वो थोड़ी सीटें और सैक्रिफाइस करने को तैयार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि 12 से 14 सीटों को वो सैक्रिफाइस करेगी आरजेडी और कांग्रेस मिलके। हालांकि अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उनके बीच में डिसाइड हुआ नहीं है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। कांग्रेस भी चाहती है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े और अपने जहां पे हमारे कैंडिडेट जीत सकते हैं वही कैंडिडेट हम उतारेंगे, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। वही राजद कह रही है कि भाई तू अगर लड़ लेगा ऐसी सीटें चुन चुन के, तो हमारी पार्टी क्या करेगी, लॉलीपॉप खाएगी। तो अभी भी तेजस्वी यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। एक कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ऐसी एक इंप्रेशन डालने की कोशिश की कि तुम हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करोगे तो हम चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं। हो सकता है कि हम सीपीआई माले को भी अपने पल्ले में ला दे, वीआईपी पार्टी को भी अपने पल्ले में ला दे, और मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। इस डर से राजद भी थोड़ी सैक्रिफाइस करने को अपनी सीट पे उतर चुकी है। वीआईपी पार्टी पहले एनडीए में हुआ करती थी। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 11 सीट मिली थी इनको, 4 सीटों पे सिर्फ जीत के आए थे ये। और अब इनकी मांगे महागठबंधन के अंदर में है कि हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और मुकेश सहनी ने तो अपने आप को ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया अभी तक। हालांकि उनके बीच में चीफ मिनिस्टर पे सहमति नहीं बन रही है। सीपीआई माले, वीआईपी ये सब भले कहते हो कि तेजस्वी यादव हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पे सहमति नहीं जताई है, क्योंकि वो सियानी है। वो जानती है कि जैसे ही हम तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर का चेहरा, उसी वक्त एनडीए गाजे बाजे के साथ में पूरे बिहार के अंदर में जंगल राज का ट्रेलर चला देगी और कहेगी देखो ये जंगल राज के टार्जन की बेटा
9वीं फेल, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनेगा तो पूरे बिहार को बर्बाद कर देगा। इसी डर से कांग्रेस मान नहीं रही है। अब दोस्तों कन्हैया कुमार तो पूरी तरह से गायब हो चुका है, बिहार के चुनाव में दिख नहीं रहा है आजकल। हालांकि मुझे लग रहा है उसको सिस्टमेटिकली राजद ने अलग करवा दिया, क्योंकि वो जब भी चुनाव लड़ता हमेशा हारा। आज तक कन्हैया कुमार एक भी चुनाव जीता नहीं है। शुरुआत में इसने ऐसे इंप्रेशन जताने की कोशिश की जैसे राहुल गांधी का दाहिना हाथ ये हो और पप्पू यादव वो बायां हाथ। इन दोनों को छोड़कर राहुल गांधी को कुछ दिखाई नहीं देता बिहार के अंदर में। लेकिन अभी राहुल गांधी ने दोनों को ही अलग कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी चल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं उनकी बातों पे। भाई साहब अभी तो विदेश यात्रा में है राहुल गांधी, अभी तो साउथ अमेरिका के दौरे पे, कल कोलंबो में थे। ये बात सुप्रिया सीनेत ने भी पोस्ट की सोशल मीडिया में एक्स प्लेटफॉर्म पे। तो वहां क्या करने जाते हैं जबकि चुनाव बिहार में है? ये लोगों को पूछना पड़ेगा, बिहार के लोगों को। कांग्रेसी जब वोट मांगने आया आपके घर पे तब 3 चीजें पूछिएगा। उनसे पूछिएगा कि आपके चीफ मिनिस्टर तो बिहारियों को गालियां देते हैं। रेवंत रेड्डी ने यही कहा था कि बिहारियों के डीएनए से अच्छा डीएनए 10 गुना अच्छा मेरा है। जब डीएनए पे सवाल आया तो आपके खुद के चीफ मिनिस्टर बिहारियों को गालियां देते हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर जो एमके स्टालिन है, डीएमके की पार्टी के, तमिलनाडु से, उनके पार्टी के लोग तो ये कहते हैं कि बिहारी और यूपी वाले तो टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, और आप यहां पे आके बिहारियों के मसीहा बनने की कोशिश करते हैं राहुल जी, हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालांकि महागठबंधन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि वो विकास पे बात नहीं कर रही है, अपना विजन नहीं बता रही है लोगों को। वो 2 ही मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस बोल रही है वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, दूसरी बात वो कर रहे हैं राजद वाले कि एनडीए ने ये नहीं किया, एनडीए ने वो नहीं किया, हम आते तो ये कर देते, हम आते तो वो कर देते। हालांकि बिहार के लोगों ने पूरा दौर देखा है कि इनकी सरकार जब थी बिहार के अंदर में क्या हाल करके रखा था बिहार का। आज बिहार सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति जब हुई थी ना, वो उस दौर में हुई थी, जंगल राज के दौर में ही 70% लोग पलायन करके जा चुके थे बिहार छोड़ के। और बिहार का जो हाल इनके पिताजी ने किया था, इनकी माताजी ने किया था, बिहार को कम से कम 25-30 साल पीछे ले जाने का काम किया। कोई ग्रोथ रेट ही नहीं थी भाई बिहार के अंदर में। तो ये हाल महागठबंधन का है। महागठबंधन की छवि को बहुत जबरदस्त डेंट पहुंचा है। लेकिन अब इस बार कुछ इंडिपेंडेंट पोल सर्वे वाले मिलके भी इनके साथ में काम कर रहे हैं। वो सर्वे दिखा रहे हैं और लिख रहे हैं कि क्या इस बार इंडिया अलायंस हरा देगी, सवाल लिख रहे हैं और नीचे आर्टिकल लिख के बताते हैं कि इस बार इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी है। कह रहे हैं कि 118 से 126 सीटें मिल सकती है इंडिया अलायंस को, वहीं एनडीए को मिल सकते हैं 105 से लेके 114 तक। तो अभी से ये लोग माहौल अपना सेंटिमेंट पब्लिक के बीच में बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ इंडिपेंडेंट सर्वे वाले। हालांकि ये सब सर्वे रद्दी भर की औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, मैं बता दूं आपको। तो क्योंकि एनडीए ने अभी चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं किया अपनी फुल ताकत झोंक के। वहीं पे अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने अपना, बीजेपी ने अपना चुनाव प्रभारी किसको बनाया पता है? धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है आपको बताता हूं। 2019 बिहार विधानसभा जो लोकसभा चुनाव थे ना, उसमें वो प्रभारी रहे हैं। प्लस हरियाणा के चुनाव अभी जो हाल ही में हुए 2024 लोकसभा के बाद में, उसमें सबको लगा था कि बीजेपी हार जाएगी। उसका प्रभारी बनाए गए थे धर्मेंद्र प्रधान जी। और किस तरीके से वहां पे बीजेपी ने हैट्रिक मारी ये सबने देखा। उड़ीसा के अंदर में बीजेपी की कभी सरकार नहीं रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रभारी बना के उड़ीसा भेज दिया था। वहां पे बीजेपी की आज सरकार है। और बिहार के अंदर में अब बीजेपी ने फिर से उनको प्रभारी बना के भेजा है। जो यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको सह प्रभारी बनाया है बीजेपी ने। कल मुलाकात हुई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की और नीतीश कुमार जी की। काफी देर तक इनके बीच में मीटिंग चली, चर्चा हुई एक सीट को लेके। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी पूरी तरह से जुट चुके हैं।
अब इनके बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं वो हर एक गांव में कैसे जाके फंक्शन करेंगे, उनसे भी मुलाकात करके अब धर्मेंद्र प्रधान जी पूरी बीजेपी का चुनाव प्रचार देखेंगे बिहार के अंदर में। वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों अब प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर का भाई देखिए भीड़ तो जुट रही है, एक नया फ्रेश चेहरा, एक नया ऑप्शन पब्लिक को मिल रहा है। ये इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि प्रशांत किशोर आएगा तो बिहार सीधे नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, सारे राज्यों को पछाड़ के नंबर 1 टॉप करेगा। बातें भी वो वैसे कर रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर देंगे, महिलाओं के लिए वो कर देंगे, बिहार के अंदर से जो पलायन हो रहा है उसको बंद कर देंगे, जो बिहार के अंदर में शराब बैंड है उसको हम फिर से चालू कर देंगे, बिहार के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सुधार के हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ पे लोगों को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को भत्ता देंगे। कहां से देंगे ये सब नहीं बता रहे, भत्ता देंगे स्टूडेंटों के लिए, ऐसा हम कुछ विकास कर देंगे कि सीधा ना पढ़ के सीधा नासा के अंदर में नौकरी लग जाएगी उनकी। एक तरीके से ऐसा इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब भाई साहब ने एक स्टेप आगे बढ़ के आरोप लगाने का फॉर्मूला चालू कर दिया। आपको इनके बयान अभी प्रेजेंट में ऐसे लगेंगे कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर में सियासत चमकाने के लिए शुरुआती दौर में आरोप लगाया था, आपको याद है। और ये प्रशांत किशोर उनके एडवाइजर भी रहे हैं, उनको बताया था कि आपको ऐसे पॉलिटिकल पार्टी शुरू करनी चाहिए, आरोप लगाते जाओ। तो वही काम अब वो खुद कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है बिहार के सम्राट चौधरी, उनके ऊपर में, ये कहते हुए कि 1995 के साल में सम्राट चौधरी के ऊपर में मर्डर केस का क्या संदिग्ध थे, वो संदिग्ध भी थे, ये जवाब दे सम्राट चौधरी। शिल्पी गौतम मर्डर केस में क्या वो संदिग्ध रहे हैं कि नहीं, डाउट के घेरे में रहे हैं कि नहीं, ये जवाब दे। आरोप लगा रहे हैं, सबूत नहीं दे रहे। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनकी डिग्री को लेकर सवाल पूछ लिया सम्राट चौधरी की। हालांकि बिहार के अंदर में कई नेताओं पे उसने आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, और कई नेताओं ने मानहानि का दावा भी, केस भी लगा दिया है प्रशांत किशोर के खिलाफ। प्रशांत किशोर ने कोई सबूत नहीं दिए हैं। आज सड़क पे चलता, राह चलता कोई आदमी, आप अगर उसको बोलो कि चोर है, तू चोर है, 10 जन सुनेंगे, तो मैं बोल के निकल भी जाऊं तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी है वो सबूत लोगों को बोलता रहे कि ये देखो भाई मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, वो साबित करेगा क्या? साबित तो उसको करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा कि मैंने जब उसको चोर बोला है तो लोगों के सामने उसको सबूत देने पड़ेंगे मुझे। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि जाके वो सबूत दे, साबित करे कोर्ट में कि उसने कुछ नहीं किया, है ना। तो भाई साहब भी वही कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल करते आए हैं। और मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जैसी ही बातें कर रहे हैं और ये आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल ही साबित होंगे, क्योंकि अब प्रशांत किशोर की पार्टी को कौन फंडिंग कर रहा है इस पे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। भाई साहब ने क्या जवाब दिया आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? भाई साहब ने कहा 241 करोड़ रुपए पिछले 4-5 सालों में इसके खाते में आए हैं, इसकी कमाई से। कैसे कमाए हैं इन्होंने? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को अलग अलग एडवाइजर बनके 2 घंटे की ये मीटिंग फिक्स करते थे। इनके साथ में कोई भी जो चाहे इनके साथ 2 घंटे की मीटिंग फिक्स कर ले, इनको एडवाइजर बना के इनसे सलाह ले, और सलाह के बदले में 2 घंटे में ये 11 करोड़ चार्ज करते थे। सोचिए 11 करोड़ 2 घंटे के। भाई कौन सा ऐसा कंसल्टेंट है इतने रुपए लेता है? एनीवे, तो इन्होंने बताया कि 241 करोड़ रुपए जितने इनके खाते में थे पर्सनल अकाउंट में, जो पिछले कई सालों से इन्होंने कमाए हैं। टीएमसी को भी इन्होंने गाइड किया है। अभी विजय की पार्टी जो लॉन्च हो रही है तमिलनाडु के अंदर में, उसमें भी इन्होंने एडवाइस दी है। अरविंद केजरीवाल को भी एडवाइस दी है, कांग्रेस पार्टी को भी एडवाइस दी है अलग अलग राज्यों में। तो ये कहा, जिसमें से कहा है कि 98 करोड़ तो मैंने खुद की ही पार्टी को मैंने खुद डोनेट किए हैं। फिर इन्होंने एक और फर्म का नाम लिया है कि उन्होंने 2 घंटे के लिए मुझे 11 करोड़ रुपए फीस पे की है। तो भाई अब तो वो कंपनी के ऊपर में भी अब पूछताछ होगी
क्या ऐसी कौन सी एडवाइस ली भाई, इसने 2 घंटे के 11 करोड़ चार्ज करता है। तो अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, फिर वो चाहे महागठबंधन से हो, एनडीए से हो, लोग पूछ रहे सवाल। और कई लोगों ने तो मानहानि का दावा किया है कोर्ट में कि अब तुम प्रूफ करो कि तुमने जो मेरे बेइज्जती की है उसके लिए तुमको सजा मिलनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट डाली है कोर्ट के अंदर में। तो प्रशांत किशोर के ऊपर में मानहानि के केसेस भी चलने शुरू हो चुके बिहार के अंदर में। और जो वो बात करते हैं ना, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं बताते, बोलते तो है कि बिहार के अंदर में हम ताजमहल खड़ा कर देंगे, कैसे करेंगे ये नहीं बता रहे। अभी हमने देखा वक्फ बिल के खिलाफ में भाई साहब ने यही बात की थी कि वक्फ बिल के खिलाफ में क्यों, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। अभी 3-4 दिन पहले उनका एक बयान है कि जहां से महागठबंधन, राजद और कांग्रेस मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी करेगी, मैं वहां पे अपने कैंडिडेट उतारूंगा ही नहीं। तो ये साफ साफ तुष्टीकरण की तो राजनीति कर रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है प्रशांत किशोर एक फ्रेश चेहरा हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 8 से 10% भी अगर वोट परसेंटेज मिल जाए बिहार के चुनाव में तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे जो लगता है नहीं है कि हो पाएगा इनसे। राजद और कांग्रेस प्रशांत किशोर से डरी हुई है क्योंकि उनको लगने लग गया कि ये आया है तो हमारे वोट से जो गैर एनडीए वोटर्स हैं वो बहुत हद तक छिटक के उसकी पार्टी को वोट डाल देंगे। अब बात करते हैं कि महागठबंधन क्यों घबराया हुआ है असदुद्दीन ओवैसी से। ये बात सबको पता है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी ने इनको एक चिट्ठी लिखी थी, ये कहा था कि मुझे भी महागठबंधन के अंदर शामिल कर लो, मेरी सिर्फ 2 ही मांग है। एक है कि हमें 6 सीटें दे दीजिए और दूसरी मांग ये है कि सीमांचल के अंदर में एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जहां पे सीमांचल के लिए अलग से हम बात करेंगे। हमें ना कोई मंत्री का पोस्ट चाहिए इसमें, ना हमें डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना ही हमें चीफ मिनिस्टर बनना है। ये रखी थी मांग असदुद्दीन ओवैसी ने। महागठबंधन के जो मास्टरमाइंड अपने आप को मानते हैं लालू यादव, उन्होंने इनके फोन नहीं उठाए। एआईएमआईएम वालों ने लालू के घर के बाहर में नगाड़े लेके ढोल बजाए थे और नारेबाजी की थी, तब भी इन लोगों के कान में जू नहीं रहेंगी। क्यों, बताता हूं। लालू यादव नहीं चाहता, राजद और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि अगर हम इसको लेंगे तो कल को मुसलमान और बढ़ चढ़ के इसको वोट देंगे महागठबंधन समझ के और इसके लॉयल वोटर्स बन जाएंगे। कल को अगर आने वाले वक्त में फिर से महागठबंधन से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अलग हो गई तो वो मुसलमान भी छिटक के उसके साथ चले जाएंगे। ये डर सता रहा था लालू को। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब हम खुद से चुनाव लड़ेंगे। और पिछली बार हम 5 सीटें जीत के आए थे सीमांचल में, जिसमें चुनाव जीतने के बाद में लालू की पार्टी ने बाकी 4 विधायक उनके ले लिए थे, अपनी पार्टी में छीन के शामिल कर लिए थे। तो इससे और खिसिया हुआ है असदुद्दीन ओवैसी, और गुस्से में है। तो इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा है कि हम 4 सीट के बदले 40 का बदला लेंगे। मतलब तुमने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था, 5 जीत के आए थे जिसमें से 4 तो राजद ले गई, तो इसका बदला हम 40 सीटों से लेंगे। इसका मतलब साफ साफ है कि सिर्फ सीमांचल ही नहीं, अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी किस्मत आजमाएगी, अपने कैंडिडेटों को लड़वाएगी। इससे राजद डरी हुई है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा किया, सीमांचल के अंदर में भले उसको 1.5% ही वोट मिले थे पिछली विधानसभा चुनाव में, लेकिन 5 सीटें जीत के आया था बंदा। अब यह डर सता रहा है इनको कि अगर 4-5% भी मुस्लिम वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में खिसके तो मामला फंस जाएगा उनके लिए, सुपड़ा साफ भी हो सकता है कई इलाकों में, क्योंकि खिचड़ी बन चुकी है बिहार के चुनाव। कम से कम जो पार्टियां एग्जिस्टेंस है, जिनका नाम हम जानते हैं, इंडिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें से भाई 6-7 पार्टियां मिलके एनडीए में है, 6-7 पार्टियां मिलके महागठबंधन में है, प्रशांत किशोर है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है हम 243 में उतरेंगे, एआईएमआईएम भी आ चुका है, जेएमएम भी आ चुका है महागठबंधन के साथ में। तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो हर एक पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं पे भी 2% भी वोट इधर उधर हुआ
तो कैंडिडेट हार सकता है उनका बुरी तरह से। तो इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी से डरा हुआ है राजद और कांग्रेस, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बिना लाग लपेटे मुस्लिम वोटों को लुभाता है, मुस्लिम वोटरों को, और थोड़ी बहुत बात करता है दलितों की। दलित ज्यादा इनको वोट नहीं करते, मुस्लिम इनको भर चढ़ के वोट देते हैं। जहां पे इनकी डोमिनेंस है वहीं पे ये चुनाव लड़के जीत सकते हैं, लेकिन जहां इनकी डोमिनेंस नहीं है भाई, 4-5-6 हजार वोटर भी इनके कैंडिडेट ने अगर ले लिया ना, तो वो वोट कटने वाले हैं राजद और कांग्रेस के खेमे से। यही डर सता रहा है महागठबंधन को, और असदुद्दीन ओवैसी पूरी खार खाया हुआ है महागठबंधन से। उसने पहले ही कहा था कि मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा तो वोट बटेंगे, मुसलमानों के वोट बढ़ जाएंगे, इसीलिए मुझे शामिल कर लो महागठबंधन में। लेकिन इन लोगों ने किया नहीं। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब खाली हम सीमांचल में नहीं, अब ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट उतारेंगे और 4 का बदला हम 40 से लेंगे। जीत के नहीं भी आएंगे तो भी आप यकीन मानिए असदुद्दीन ओवैसी जितने भी वोटर उनको वोट देंगे ना, वो इनके ही खेमे से कटेंगे, राजद और कांग्रेस के खेमे से। एनडीए के वोटर्स बहुत हद तक इंटैक्ट रहते हैं। बिहार के अंदर में महिला वोटर्स बढ़ चढ़ के एनडीए को ही वोट देती है, नीतीश और मोदी को ही वोट देंगे मैक्सिमम। जो अभी 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वरोजगार योजना के तहत में, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 56 लाख लोगों को घर दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 3 साल के अंदर में, जिसमें से पिछले 1 साल के अंदर में ही 14 लाख फैमिलीज को मिले हैं। अगर 56 लाख में से चलिए मान लेते हैं 40 लाख वोटर भी, फैमिलीज 40 लाख फैमिली भी अगर वोट देने आ जाए प्रधानमंत्री को, और हर एक घर से अगर 3 कैंडिडेट ही मानते हैं, चलिए 2 वोटर ही मानते हैं, तो भी यह आंकड़ा 80 लाख बैठता है। 80 लाख करोड़ के पास में वोटर, सोचिए आप, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है भाई। 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की स्कीम्स दी। बिहार के अंदर में हाल ही के 4-5 सालों के अंदर में जो परिवर्तन आया है, जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है, वो सब देख रहे हैं भाई बिहार के अंदर में। बिहार का पटना एयरपोर्ट देख लो यार, अच्छे शहर कॉम्प्लेक्स खा जाए, तो ये लोगों को दिख रहा है। हालांकि जो ट्रेडिशनली एनडीए को वोट नहीं डालते हैं वो तो दूसरी पार्टियों को ही डालेंगे, उसमें प्रशांत किशोर को डालेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को डालेंगे। यही डर सता रहा है महागठबंधन को। और जहां तक बात है दोस्तों किसका पलड़ा भारी है, तो अभी मैं इससे बचूंगा कमेंट करने से, क्योंकि एनडीए ने अभी फुल ताकत झोंकी नहीं है प्रचार प्रसार में। अभी बीजेपी के स्टार कैंपेनर उतरेंगे जब ग्राउंड पे ना, तब एक ही दिन में एक ही समय पे 8 अलग अलग जगहों पे रैलियां होंगी। फिर वो चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में भी अभी जो चल रहा है उसका इंपैक्ट भी बिहार से लगे बॉर्डर एरियाज में पड़ेंगे अच्छा खासा। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की खाली एक एंट्री हो जाएगी ना बिहार के अंदर में, पूरा समीकरण इनका घूम जाएगा। तो ये जो 2% के इंडिपेंडेंट सर्वे करने वाली कंपनियां है ना, जो अभी सर्वे बना के जिता रही है इंडिया अलायंस को, वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है ना, इसी को कहते हैं। तो ये चल रहा है दोस्तों इस वक्त बिहार के अंदर में। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।